नमस्कार मित्रों। आज शुरुआत करते हैं हम दैनिक जागरण न्यूज़पेपर का एनालिसिस करना। आज तारीख है 23 सितंबर 2022 और आज का दिन है शुक्रवार और हम राष्ट्रीय संस्करण का एनालिसिस करेंगे। तो विस्तृत एनालिसिस करने से पहले एक बार ओवरव्यू ले लेते कि आज हम क्या क्या देखेंगे। तो हम पहली खबर देखेंगे इंटरनल सिक्योरिटी से संबंधित, जिनमें हम सिक्योरिटी एजेंसीज ईडी और एनआईए के बारे में बात करेंगे। ज्ञानवापी में शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग पर सुनवाई करेगा कोर्ट। तो हम देखेंगे कि जो कार्बन डेटिंग विधि है वो क्या होती है और किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। इंटरनेट मीडिया से लेकर ओटीटी पर रहेगा सरकार का पहरा। तो देखेंगे कि जो नया टेलीकम्युनिकेशन बिल 2022 है वो क्या है और किस तरह से वो इंटरनेट मीडिया पर नियंत्रण कसेगा। फिर हम देखेंगे ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के बारे में। फिर हम देखेंगे आईएनएस निस्तारण और निपुण का लोकार्पण। फिर हम सरदार सरोवर परियोजना को देखेंगे कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर शुरू की गई थी और क्यों शुरू की गई थी और उसी से संबंधित जो खबर है वो क्या है। फिर अभिव्यक्ति में जल जीवन मिशन, इसे आप स्वयं पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। ये GS1 से संबंधित है, सामाजिक मुद्दों से संबंधित है, GS3 इंफ्रास्ट्रक्चर से भी जोड़कर इसको देख सकते हैं। चुनावी चंदे में पारदर्शिता को प्रोत्साहन की पहल, तो GS2 राज्य व्यवस्था और चुनाव सुधार से जोड़कर इस खबर को हम देखेंगे। इसे आप स्वयं पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। सर्वकालिक निचले स्तर पर पहुंची भारतीय मुद्रा, तो यहाँ पर देखेंगे कि भारतीय मुद्रा क्यों निचले स्तर पर गई है। यहाँ पर एप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन को देखेंगे, उसका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर क्या प्रभाव पड़ता है, भारतीय मुद्रा को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स कौन से होते हैं। फिर हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिहाज से देखेंगे कि जो G4 क्या है, इप्सा क्या है और जो विदेश मंत्री जयशंकर जी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को लेकर क्या कहा है। फिर हम ईरान के मैप का एनालिसिस करेंगे। फिर देखेंगे कि जो हैफा युद्ध में भारत की भूमिका पर बनाई जाएगी फिल्म, तो देखेंगे कि हैफा युद्ध क्या है और इसे हम वर्ल्ड हिस्ट्री से जोड़कर देखेंगे। पार्किंसन रोग के बारे में देखेंगे कि पार्किंसन रोग क्या होता है। फिर हम सोलर सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो इस तरह से हम देखेंगे। फिर हम ईरान के मैप का एनालिसिस करेंगे। फिर बैटल ऑफ हाइफा को देखेंगे। फिर उसके बाद पार्किंसन डिजीज को देखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम एनआईए के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम ईडी के बारे में देखने का प्रयास करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे सरदार सरोवर प्रोजेक्ट को देखेंगे। फिर हम जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसकी विशेषताओं को देखेंगे। फिर हम कुछ वीडियो GFI देखेंगे। फिर हम OTT प्लेटफॉर्म्स को देखेंगे, सोशल मीडिया क्या होते हैं और OTT प्लेटफॉर्म के बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद मास मीडिया कम्युनिकेशन क्या है। फिर हम इप्सा के बारे में देखेंगे, यानी इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका के बारे में। फिर G4 को देखेंगे और G4 का पर्पस क्या है। फिर हम चाइना के मैप का एनालिसिस करेंगे, चाइना के मैप को देखेंगे। फिर हम साउथ अफ्रीका को मैप को देखेंगे कि साउथ अफ्रीका की लोकेशन कहाँ है ओवरऑल अफ्रीका के मैप में। फिर हम देखेंगे कि अमेरिकी डॉलर में भारतीय रुपये कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर देखेंगे कि जो इफेक्ट ऑफ एप्रिसिएशन क्या होता है और जो इम्पैक्ट ऑफ रुपीस एप्रिसिएशन एंड डिप्रिसिएशन क्या होते हैं। इफेक्ट ऑफ डिप्रिसिएशन क्या होता है, हाउ डज द रुपी अप्रिशिएट और डिप्रिशिएट, कैसे जो मुद्रा है यानी रुपया है उसको किस तरह से मूल्य वृद्धि होती है और किस तरह से मूल्य ह्रास होता है। फिर हम देखेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू अप्रिशिएटेड और डिप्रिशिएटेड को समझने का प्रयास करेंगे। फिर हम सोलर सिस्टम के बारे में देखेंगे, सोलर सिस्टम के बारे में देखने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स हैं वो सूर्य के अराउंड घूर्णन कर रहे हैं, परिक्रमण कर रहे हैं। फिर हम देखेंगे मेन UNSC यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में देखेंगे, उसके रिफॉर्म्स प्लान है उनके बारे में देखेंगे, कौन कौन से प्लान लाए गए अभी तक रिफॉर्म्स के लिए। फिर यूनाइटेड नेशन के बारे में एक ओवरव्यू ले लेंगे। फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में देखेंगे। फिर हम ब्राज़ील के बारे में देखेंगे और ब्राज़ील की लोकेशन देखेंगे साउथ अमेरिका में कहाँ पर है। फिर हम जो कार्बन डेटिंग विधि है उसको समझने का प्रयास करेंगे कि कार्बन डेटिंग क्या होती है, कार्बन डेटिंग कैसे प्रोसेस की जाती हैं। तो इस तरह से आज हमारे चर्चा के विषय रहेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारी पहली खबर से। PFI पर देश भर में छापे 106 गिरफ्तार। तो GS3 से जोड़कर देख सकते हैं इसको, इंटरनल सिक्योरिटी से और सिक्योरिटी एजेंसी से, ED NIA।
तो खबर देखते हैं कि खबर क्या है। तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के आतंकी नेटवर्क पर जांच एजेंसियां कहर बनकर टूट गई। बुधवार आधी रात को शुरू हुए ऑपरेशन में एनआईए और ईडी के अधिकारियों ने 15 राज्यों में फैले पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 93 ठिकानों पर छापा मारा और आतंकी गतिविधियों वो फंडिंग से जुड़े अहम दस्तावेजों की बरामदगी के साथ ही 106 आरोपियों को गिरफ्तार किए। तो ये चर्चा में बनी हुई है। तो इसका कारण क्या है ये बनने का। अब देखते हैं हम ईडी और एनआईए के बारे में। हम देखते हैं राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण भारत सरकार नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो पिछले कई वर्षों में भारत सीमा पर पार से प्रायोजित बड़े पैमाने पर आतंकी का शिकार रहा है। न केवल उग्रवाद और विद्रोह प्रभावित क्षेत्रों और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में बल्कि भीतरी इलाकों और प्रमुख शहरों के विभिन्न हिस्सों में आतंकवादी हमलों और बम विस्फोटों आदि के रूप में आतंकवादी हमलों की असंख्य घटना हुई और बड़ी संख्या में ऐसी घटनाओं के जटिल अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध पाए जाते हैं और अन्य गतिविधियों जैसे हथियारों, ड्रग्स की तस्करी, नकली भारतीय मुद्रा को प्रचलन में लाना, सीमाओं के पार से घुसपैठ और अन्य गतिविधियों के साथ संभावित संबंध आदि पाए जाते हैं। और इनके कहीं न कहीं एक तरह से इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए यह महसूस किया गया कि आतंकवाद और कुछ अन्य कृत्यों जिनके राष्ट्रीय प्रभाव से संबंधित अपराधों की जांच के लिए केंद्रीय स्तर पर एक एजेंसी की स्थापना की आवश्यकता है। और कहीं न कहीं जो प्रशासनिक सुधार आयोग है उन्होंने भी अपनी समितियों में इस तरह की एजेंसी की बात कही थी। सरकार ने शामिल मुद्दों पर उचित विचार और जांच के बाद जांच के लिए विशिष्ट अधिनियमों के तहत विशिष्ट मामलों को लेने के प्रावधानों के साथ एक संवर्धित क्षेत्राधिकार ढांचे में एक राष्ट्रीय जांच एजेंसी की स्थापना के लिए प्रावधान करने के लिए एक कानून बनाने का प्रस्ताव दिया। एनआईए अधिनियम 2008 को अधिनियमित किया गया था और राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए का जन्म हुआ। वर्तमान में एनआईए भारत में केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है। तो हमें एक ओवरव्यू लेना था कि एनआईए क्या कार्य करती हैं। अब हम ईडी के बारे में देख लेते हैं, यानी प्रवर्तन निदेशालय, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार। तो बहु अनुशासनिक संगठन है जो धन शोधन के अपराध, विदेशी मुद्रा कानून के उल्लंघन की जांच के लिए अधिदेशित है। निदेशालय के वैधानिक कार्यों में निम्नलिखित अधिनियमों का प्रवर्तन शामिल है। तो धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, यह एक आपराधिक कानून है जिसे धन शोधन को रोकने के लिए और धन शोधन से प्राप्त या इसमें शामिल संपत्ति की जब्ती का प्रावधान करने के लिए तथा इससे जुड़े या उससे से संबंधित मामलों के लिए अधिनियमित किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय को अपराध की आय से प्राप्त संपत्ति का पता लगाने हेतु अन्वेषण करने, संपत्ति को अस्थायी रूप से संलग्न करने और अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाने और विशेष अदालत द्वारा संपत्ति की जब्ती सुनिश्चित करते हुए पीएमएलए के प्रावधानों के अंतर्गत प्रवर्तन की जिम्मेदारी दी गई है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, यह एक नागरिक कानून है जो विदेशी व्यापार और भुगतान की सुविधा से संबंधित कानूनों को समेकित यानी इंटीग्रेटेड और संशोधित करने और भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के व्यवस्थित विकास और रखरखाव को बढ़ावा देने के लिए अधिनियमित किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय को विदेशी मुद्रा कानूनों और विनिमय के संदिग्ध उल्लंघनों के अन्वेषण करने, कानूनों का उल्लंघन करने वालों को न्याय निर्णीत करने और उन पर जुर्माना लगाने की जिम्मेदारी दी गई है। ये तीसरा है भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018। ये एक कानून आर्थिक अपराधियों को भारतीय न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर भागकर भारतीय कानून की प्रक्रिया से बचने से रोकने के लिए बनाया गया था। यह एक ऐसा कानून है जिसके तहत निदेशालय को ऐसे भगोड़े आर्थिक अपराधी जो गिरफ्तारी से बचते हैं, भारत से बाहर भाग गए हैं, उनकी संपत्तियों को कुर्क करने के लिए तथा उनकी संपत्ति को केंद्र सरकार से संलग्न करने का प्रावधान करने हेतु अधिदेशित किया गया है। और चौथा है विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम 1973 यानी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। तो इस तरह से हमको ईडी के बारे में एक बार ओवरव्यू लेना था कि ईडी किन कानूनों के तहत कार्यवाही करती है। ज्ञानवापी में शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग पर सुनवाई करेगा कोर्ट। तो GS1 हिस्ट्री से जोड़ सकते हैं, GS2 राज्य व्यवस्था से, GS3 साइंस एंड टेक्स से जोड़कर देख सकते हैं। तो ज्ञानवापी परिसर में सर्वे के दौरान मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने की मांग को लेकर दाखिल प्रार्थना पत्र पर अदालत सुनवाई को तैयार। तो इसमें कहा गया कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के विशेषज्ञों की निगरानी में कार्बन डेटिंग से ही
शिवलिंग की आयु धातु का पता लगेगा। उन्होंने इसके लिए समय सीमा तय करने की भी अपील की है। तो मंदिर पक्ष ने कार्बन डेटिंग से शिवलिंग की आयु विशेषता का पता चलेगी, और मस्जिद पक्ष को सुनवाई के लिए 8 सप्ताह का समय से देने से इनकार किया। तो देख लेते कि जो कार्बन डेटिंग विधि क्या है। तो कार्बन डेटिंग को रेडियो कार्बन डेटिंग भी कहा जाता है। इसमें किसी भी वस्तु के कार्बन 14 के क्षय से उसकी आयु, प्रकृति आदि का निर्धारण होता है। कार्बन डेटिंग के जरिए विज्ञानी लकड़ी, पत्थर, मिट्टी, हड्डी, बाल, रक्त अवशेष, बीज, पराग, शेल, कोरल, बर्तन, दीवार चित्रकारी, कागज की आयु का पता लगा सकते हैं। कार्बन 14 कार्बन का रेडियोधर्मी आइसोटोप है और इसकी अर्ध आयु 5703 वर्ष मानी जाती है। तो हम देख लेते हैं कि जो कार्बन डेटिंग क्या है। तो इस पिक्चर में आप समझने का प्रयास कीजिए कि इस तरह से सन है, वहाँ से कॉस्मोसिक रेडिएशन आ रही, और जो नाइट्रोजन 14 है, और यहाँ पर दिखाया हुआ कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, फिर कहीं ना कहीं जो न्यूट्रॉन कैप्चर करने के बाद जो कार्बन 14 का निर्माण होता है। अभी जो कार्बन 14 है, ऑल 3 आइसोटोप्स ऑफ कार्बन कॉमन, C12 रेयर और C13, जो कॉमन होगा C12 और रेयर होगा C13 एंड रेडियोएक्टिव C14 आर अब्जॉर्ब बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी जो जीव जंतु होते हैं वो जो C14 है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब यहाँ पर पेड़ दिखाए हुए, ये घोड़ा दिखाया हुआ है, जीव जंतु दिखाए हुए, फिर इनके मरने के बाद जो कहीं ना कहीं जो कार्बन 14 है वो एक तरह से सोइल में मिल जाता है। द फॉलोइंग डेथ एंड बोरियल वुड्स एंड बोन्स लॉस कार्बन 14 एस इट चेंज टू नाइट्रोजन 14 बाय डीके, बेटा डीके। तो यहाँ दिखाया हो कि किस तरह से जब घोड़ा है या जब लकड़ी है, जब ये मर जाते हैं तो इनके बाद जो कार्बन 14 है वो बीटा डीके के द्वारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो नाइट्रोजन 14 में कन्वर्ट हो जाता है। और ये कहीं ना कहीं दिखाया कि जो बीटा पार्टिकल या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, फिर ये कार्बन नाइट्रोजन 14 है, नाइट्रोजन 14 फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फिर कार्बन 14 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये पूरी साइकिल चलती रहती है। इस पिक्चर में आप देखने का प्रयास कीजिए कि जो कार्बन 14 साइकिल इन नेचर, तो कॉस्मोसिक रे, न्यूट्रॉन है, फिर नाइट्रोजन 14 है, फिर नाइट्रोजन 14 से कार्बन 14 का निर्माण हुआ, और ये जो कलर है प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का दिखा हुआ, जिनसे नाइट्रोजन 14 और कार्बन 14 मिलकर बने हैं। फिर कहीं को ह्यूमस एंड एनिमल्स इंजेस्ट प्लांट्स देयर बाय कार्बन 14 इज इंट्रोड्यूस इनटू द ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ दिखा है कि जीव जंतु किस तरह से इसको ऑब्जर्व करेंगे। प्लांट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड दस कार्बन 14। फिर इनसे लकड़ी है, फिर जब ये घोड़ा होड़ा मरेगा तो इसकी हड्डियां हैं, तो उनमें से क्या होगा कि जो कार्बन 14 है वो बेटा डी के द्वारा कार्बन मतलब नाइट्रोजन 14 में वापस विघटित हो जाएगा। तो इस तरह से ये साइकिल चलती रहेगी। इस पिक्चर में देखिए आप कार्बन 14, तो ऑल 3 आइसोटोप्स ऑफ कार्बन कॉमन C12, रेयर C13 और रेडियोएक्टिव C14 आर एब्जॉर्ब बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो किस समय, जैसे अब ये जीव जंतु, तो इसके डेथ के समय जो कार्बन 14 है वो कितना था, तो 100% था। और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है उसके साथ ही जो कार्बन 14 है उसकी जो संख्या है वो भी घटती जा रही है। तो यहाँ दिखा हुआ कि जो कुछ 5703 साल के बाद जो कार्बन 14 है वो कितने परसेंट रह गए, तो 50% ही रह गए। फिर जो 11860 साल बाद कहीं ना कहीं जो कार्बन 14 है वो 25% रह गए, और 17190 साल बाद कहीं ना कहीं जो कार्बन 14 है वो बहुत ही 12.5%। तो इन्हीं के आधार पर कहीं ना कहीं अब मान लीजिए इसमें जब 50% कार्बन बचे होंगे, ये जीव जंतु मरा होगा, तो कहीं ना कहीं उसकी बॉडी के अगर कार्बन 14 50% बचे होंगे, तो इससे क्या अनुमान लगाया जाएगा कि कहीं ना कहीं जो इसकी एज है वो 5730 साल पहले की रही होगी। तो इस तरह से जो कार्बन 14 विधि उसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ एक तरह से प्रोसेस दिखाई हुई कि जो कार्बन 14 प्रोसेस है वो किस तरह से की जाती है। तो बोन्स होते हैं, बोन्स को क्लीन किया जाता है, उनको बारीक किया जाता है, फिर उनमें कुछ केमिकल मिलाया जाता है, फिर केमिकल मिलाने के बाद कहीं ना कहीं उनको कंप्यूटर या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग के द्वारा उनका जो डाटा है उसको एनालिसिस किया जाता है। तो इस तरह से उस डाटा एनालिसिस के बाद इनकी एज का कैलकुलेशन किया जाता है। तो इस प्रोसेस को आप और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। अब देखते हैं हम अगली खबर। इंटरनेट मीडिया से लेकर OTT पर रहेगा सरकार का पहरा। तो GS2 राज्य व्यवस्था, GS3 इकोनॉमी से भी जोड़ सकते हैं। तो मसौदा जारी। तो व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसे ऐप के साथ नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म के लिए होना होगा लाइसेंस। संचार सेवाओं में अंग्रेजों के जमाने के कानून का होगा खात्मा। नए बिल का मसौदा हुआ जारी। स्पैम मैसेज पर होगी सख्ती। तो इंटरनेट मीडिया से लेकर OTT प्लेटफॉर्म
और पहरा बढ़ाने और कारोबारी सुगमता के मकसद से सरकार ने नया टेलीकम्युनिकेशन बिल 2020 का मसौदा गुरुवार को जारी किया है। प्रस्तावित नए कानून के तहत व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसे ऐप के साथ सभी ओटीटी को अपनी सेवा देने के लिए लाइसेंस लेना होगा और इस प्रकार की सभी सेवाओं को टेलीग्राम सेवा के दायरे में लाया जाएगा। अभी व्हाट्सएप के माध्यम से लोग वॉइस कॉलिंग से लेकर चैट तक कर रहे हैं, जिससे दूरसंचार कंपनियों को नुकसान हो रहा है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम वीडियो भी टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं। दूरसंचार कंपनी को लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए लाइसेंस का प्रावधान लाया जा रहा है। लाइसेंस को वापस लेने का भी प्रावधान होगा। स्पेक्ट्रम वितरण में लचीलापन लाया जाएगा ताकि कोई भी इसका इस्तेमाल कर सके। तो यहाँ दिखाया हुआ कि जो नए कानून की खास बातें क्या है, जो नया टेलीकम्युनिकेशन बिल लाया जा रहा है, तो उसमें दिखाया हुआ कि जो बिना इजाजत उपभोक्ता को स्पैम या विज्ञापन वाले मैसेज नहीं भेज सकेंगे। दूसरा है बिना सरकारी इजाजत के जैमर जैसे उपकरणों का इस्तेमाल पर जुर्माना लगेगा। तीसरा है राष्ट्रहित या देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए सरकार को सभी संचार सेवा को सीमित करने के लिए रोकने का अधिकार मिलेगा। चौथा है सार्वजनिक हितों में सरकार किसी भी मैसेज या टेक्स्ट को देख सकेगी और उसे ले सकेगी। केंद्र के साथ राज्य सरकार और सरकारी विभागों को इस प्रकार की कार्रवाई का अधिकार होगा। और पांचवा है सरकार लाइसेंस धारक या पंजीकृत कंपनी का पूरा शुल्क भी माफ कर सकती है। इसमें एंटी फीस, लाइसेंस फीस, रजिस्ट्रेशन फीस और अन्य प्रकार का शुल्क और पेनाल्टी भी शामिल है। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो इंटरनेट मीडिया की बात की है, ओटीटी की बात की है, वो क्या है। तो सोशल मीडिया को देखते हैं। तो सोशल मीडिया अ कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी दैट फैसिलिटेट द शेयरिंग ऑफ आइडियाज, थॉट्स एंड द इंफॉर्मेशन थ्रू वर्चुअली नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन। अब हम जो टाइप्स ऑफ ओटीटी प्लेटफॉर्म देखते हैं, तो पहले ओटीटी क्या है उसको देख लेते हैं। ओटीटी यानी ओवर द टॉप, यानी जिसमें अ लिटिल अबाउट ओटीटी प्लेटफॉर्म तो कंट्रोल वीडियोस, रिकॉर्ड लाइव स्ट्रीम एंड शो इन एचडी ऑल कंटेंट थ्रू ग्लोबल कंटेंट डिलीवर नेटवर्क्स org your video content in different ways, offer video subscription details, support customers analytics, customize online players। टाइप्स ऑफ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स यानी ओवर द टॉप, जिनमें वीडियो है, मीडिया है, मैसेजिंग है, कॉमर्स है, ऑडियो है। तो यहाँ मीडिया वीडियो में दिखाया है, जैसे यूट्यूब है, नेटफ्लिक्स है, अमेजन प्राइम वीडियो है। ऑडियो में दिखाया हुआ है कि सावन है, स्पॉटिफाई है। कॉमर्स में अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील। मैसेजिंग में व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम। और मीडिया में दिखा हो कि पिनस्टेट, फेसबुक। और यहाँ पर दिखाया हो कि मास मीडिया कम्युनिकेशन में क्या है, तो टेलीविज़न, ब्लॉग, न्यूज़पेपर, न्यूज़, इंटरनेट, सैटेलाइट, मेगाफोन, कैमरा, रेडियो, इसने शॉर्ट ब्रॉडकास्टिंग, टेलीविज़न। इस तरह से हमें एक बार ओवरव्यू लेना था सोशल मीडिया ओटीटी का। अब देखते हैं हम ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की और आपूर्ति के लिए 1700 करोड़ का समझौता। जीएसटी साइंस एंड टेक्स से जोड़कर देख सकते हैं। तो रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के अग्रिम मोर्चे के युद्धपोतों के लिए करीब 300 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की आपूर्ति के लिए गुरुवार को ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ 1700 करोड़ रुपए के मसौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे क्या होगा कि जो नौसेना है उसकी परिचालन क्षमता में बढ़ोतरी होगी। इस अनुबंध से हथियार प्रणाली, गोला बारूद के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। रक्षा मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड भारत और रूस के बीच एक संयुक्त उद्यम है जो नई पीढ़ी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। मिसाइलों में भूमि के साथ साथ जहाज रोधी हमलों के लिए उन्नत रेंज और दोहरी भूमिका निभाने की क्षमता है। रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इन्हें प्रोत्साहन दिया जाएगा ताकि इनका निर्माण भारत में किया जा सके। यहाँ पर दिखाया ब्रह्मोस यानी ब्रह्मपुत्र और मॉस्कोस यानी जो रूस की जो नदी है उसके नाम पर इनका ब्रह्मोस मिसाइल का नामकरण किया गया है। अब हम ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में अन्य बातें देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप एक क्लिप देखिए जीएफ फाइल, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल को दिखा हुआ कि ये किस तरह से रोटेट की जा सकती है इसको 90 डिग्री पर और अपने जो टारगेट है उसको हिट कर सकती है। एक अन्य पिक्चर को आप देखने का प्रयास कीजिए, इसमें कहीं ना कहीं जो ब्रह्मोस सुपर मिसाइल पर एक क्लिप बनाई गई थी और ये 90 डिग्री रोटेट करके इसको जिस दिशा में जाए उस तरह से इसको घुमाया जा सकता है। और जो अपने जो पिन पॉइंट है उस पर एक तरह से सटीक हमला करती हैं। और सरफेस टू और इसके नए नए वर्जन बनाया जा रहा था कि सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर
और कहीं ना कहीं वाटर से सरफेस पे, सरफेस से वाटर के अंदर, इस तरह से इसके जो वर्जन है उसको अपडेट किया जा रहा है और इसकी मारक क्षमता को भी दिन पर दिन बढ़ाया जा रहा है, ताकि जो देश है भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जा सके, उन्नत टेक्नोलॉजी का निर्माण किया जा सके। तो यहाँ पर दिखाया हुआ है। अब हम ब्रह्मोस के बारे में कुछ विशेषताओं को देख लेते हैं। इसकी मैक्सिमम रेंज 400 प्लस किलोमीटर की बनाई जा रही है। इसकी वेलोसिटी है मैक 2.8, वेट कितना है तो 2.5 टन है। और इसका वेयर हेड्स मास कितना है तो 200 से 300 kg है। इसके स्पेशल फीचर्स की बात करें तो यूनिवर्सल फॉर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, हाई सुपरसोनिक स्पीड ऑल थ्रू आउट द फ्लाइट्स, लॉन्ग फ्लाइट रेंज विथ वेराइटीज ऑफ फ्लाइट ट्रेजेक्टरीज, लो रडार सिग्नेचर, शॉर्टर फ्लाइट टाइम्स लीडिंग टू लोअर टारगेट डिप्रेशन एंड क्विक एंगेजमेंट, पिन पॉइंट एक्यूरेसी। तो इस तरह से आप और इसके जो एनालिसिस है उसको देखिए कि और इसकी विशेषताओं को और एनालिसिस करने का प्रयास कीजिए। तो बढ़ते हैं अगली खबर पर। आईएनएस निस्तार और निपुण का लोकार्पण। तो नौसेना प्रमुख एडमिरल और आर हरिकुमार ने गुरुवार को यहाँ देश के 2 अत्याधुनिक और परिष्कृत स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेल्स यानी DSV आईएनएस निस्तार और निपुण को लॉन्च किया। DSV यानी जो डाइविंग सपोर्ट वेल्स नौसेना की ताकत में और वृद्धि करेगा। इस DSV का मुख्य कार्य पोतों और पनडुब्बियों का बचाव करना है। इन दोनों पोतों को हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम ने तैयार किए हैं। आईएनएस निस्तार ने पिछले अवतार में 1971 में भारत पाक के बीच हुई जंग में अहम भूमिका निभाई थी। उसने पाक की जो पनडुब्बी है गाजी को गहरे समुद्र से भी खोज निकाला था और कहीं ना कहीं जो उक्त भारत ने रूस से खरीदा था। जो कहीं ना कहीं जो निस्तार है उसे भारत ने रूस से खरीदा था। DSV में 80% स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। इसका जो कहीं ना कहीं एक तरह से आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक अच्छा कदम माना जा सकता है। और कहीं ना कहीं ये जो निस्तार और निपुण जो नौसेना बहुआयामी ऑपरेशन करने में भी एक तरह से पूरी तरह से सक्षम है। तो इस तरह से इस खबर को हमें देखना था कि किस तरह से आत्मनिर्भर भारत के लिए ही ये जो कदम है महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। सरदार सरोवर परियोजना की विस्थापित की याचिका खारिज। तो GS2 राज्य व्यवस्था से जोड़ सकते हैं, GS3 इंडियन इकोनॉमी से जोड़ सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सरदार सरोवर परियोजना की एक विस्थापित की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने अपनी जमीन के अनुपात में मुआवजा बढ़ाने की मांग की थी। शीर्ष अदालत ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत उसके द्वारा निर्धारित 60 लाख रुपए प्रति परिवार मुआवजे की सीमा में संशोधन नहीं किया जा सकता। तो अनुच्छेद 142 क्या है तो इसके तहत सुप्रीम कोर्ट को अपने समक्ष लंबित मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए जरूरी आदेश पारित करने का अधिकार है। तो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना के विस्थापित के लिए कहीं ना कहीं मुआवजे की मांग की गई थी। तो देखते हैं कि सरदार सरोवर परियोजना क्या है। तो दिखाया कि सरदार सरोवर नर्मदा प्रोजेक्ट, तो कहीं ना कहीं ये नर्मदा नदी हो गई और इसी पर कहीं ने जो सरदार सरोवर डैम है उसका निर्माण किया गया है। निर्माण क्यों किया गया है तो इरिगेशन के लिए, विद्युत के लिए और आसपास के क्षेत्रों में जो पानी को पहुंचाने के लिए इसका निर्माण किया गया था। तो यहाँ पर दिखाया हुआ कि जो नर्मदा मेन कैनाल है तो उसके थ्रू कैसे गुजरात में जो पानी की सप्लाई की जा रही है, इधर कच्छ है, इधर अहमदाबाद है, इधर राजस्थान में। और कहीं ना कहीं इस डैम बनाने से कहीं ना कहीं जो मध्य प्रदेश में जिस आसपास रहने वाले थे नर्मदा के तो कहीं ना कहीं उनको विस्थापित होना पड़ा। तो उसी के लिए इन्होंने याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट में मुआवजे के लिए। और इसी पे जो सरदार सरोवर जी की स्टेच्यू यानी यूनिटी का निर्माण भी किया गया है। तो ये दिखाया हो यहाँ पर एक GIF फाइल में, ये नर्मदा नदी के किनारे पर जो सरदार जी की जो स्टेच्यू है उनका निर्माण किया गया है। ये दिखाया हुआ है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। अब बढ़ते हैं हम अगली खबर पर। सर्वकालिक निचले स्तर पर पहुंची भारतीय मुद्रा। तो GS3 इंडियन इकोनॉमी से जोड़ सकते हैं। इम्पैक्ट ऑन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, भारतीय मुद्रा के गिरने से निर्यात और आयात पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भारतीय मुद्रा को प्रभावित करने वाले कारक कौन से उनको देखेंगे। तो अमेरिका केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के ब्याज दर बढ़ाने से डॉलर के मुकाबले 83 पैसे गिरा रुपया। तो अमेरिकी फेडरल बैंक की तरफ से एक बार फिर से ब्याज दर बढ़ाने का असर एशियाई करेंसी पर दिखने लगा है। रुपये से लेकर युआन तक में रिकॉर्ड गिरावट देखी गई। गुरुवार को एक डॉलर का मूल्य 80.79 रुपये हो गया, जबकि एक दिन पहले यानी बुधवार को $1 का मूल्य
79.97 रुपये था। जापान की येन तो डॉलर के मुकाबले गिरी, चीन के युआन में गिरावट आई है, दक्षिण कोरिया की करेंसी ओन में भी डॉलर के मुकाबले गिरावट आई है, थाईलैंड की करेंसी THB में भी गिरावट आई है। तो डॉलर के मुकाबले और अधिक कमजोरी देखी गई किसमें, रुपये में, और विदेशी निवेश भी इससे प्रभावित हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में नरमी के रवैये से निवेशकों का रुझान मजबूत रहा तो डॉलर की तरफ। इससे कहीं ना कहीं एक तरह से जो भारतीय रुपया भी इससे प्रभावित हुआ है। तो भारतीय रुपये भारतीय बाजार पर लंबे समय तक नहीं रहेगा इसका असर, क्योंकि भारत अभी सबसे तेज गति से विकसित करने वाला देश है। विकासशील देशों में चीन के बाद भारतीय बाजार ही विदेशी निवेशकों की पहली पसंद बना हुआ है। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ब्याज 0.50% बढ़ाया है। तो महंगाई पर अंकुश के लिए ब्रिटेन की केंद्रीय बैंक यानी बैंक ऑफ इंग्लैंड ने कहीं की अपनी ब्याज दर बढ़ाई है। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड की जो मुख्य ब्याज दर कितनी हो गई, तो 2.25% हो गई है। तो रुपये में गिरावट का सबसे ज़्यादा असर उन वस्तुओं पर पड़ेगा जिन्हें विदेशों से मंगाया जाता है यानी आयात किया जाता है। तो फेडरल रिजर्व अगर इसी तरह से नीतिगत ब्याज दरों को आगे भी बढ़ाता है तो रुपया 82 के स्तर को भी छू सकता है। तो अब हम देखते हैं कि जो यहाँ पे एप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन क्या होता है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पर। तो आप यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिए कि जैसे $1 है तो $1 में भारतीय रुपया दिखा हुआ है कितना, 81 रुपये दिखा हुआ है। जैसे हम यहाँ पर $2 डालेंगे तो $2 का मूल्य दिखा दिया 162 रुपये। तो यहाँ पर ग्राफ दिखाया हूँ कि किस तरह से जो कल है भारतीय रुपये का जो मूल्य है वो गिरा था। अब हम देखने का प्रयास करते हैं कि जो एप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन होता है क्या है। यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू दिखाया हुआ है कि यूएसए और जापानीज में दिखाया हुआ कि अब यूएसए डॉलर इजगल टू 100 येन मान कर चलिए जापानीज येन को। तो 1 यूएसए डॉलर बोए 100 यूनिट्स ऑफ जापानी येन। इफ द यूएसए एप्रिशिएट यानी जो यूएसए डॉलर का एप्रिशिएट होता है तो एक यूएसडी इजगल टू 110 जापानी येन को यूनिट को खरीद सकता है। यानी यहाँ पर जो डिप्रिसिएशन है वो किसका हुआ, तो जापानीज येन का हुआ, और एप्रिशिएट कौन हुई है, तो यूएसए डॉलर हुई है। कितनी हुई है, तो 10 यूनिट की एप्रिशिएट हुई है। इफ द यूएसए डॉलर डेप्रिशिएट यानी अगर मान लीजिए डिप्रिशिएट होती है यूएसए डॉलर तो जो 90 यूनिट्स आएगी किसकी, जापानीज येन की। अब जापानीज जो येन है उसका क्या हुआ है यहाँ पर, तो एप्रिशिएट हुआ है। तो इस तरह से हमको देखना है कि जो एप्रिशिएट और डिप्रिशिएट क्या होता है। एप्रिशिएट का मतलब है एक तरह से मूल्य वृद्धि और डिप्रिशिएट का मतलब है मूल्य ह्रास होना। तो यहाँ पर दिखाया हुआ हाउ डज द रूपी एप्रिशिएट और डिप्रिशिएट। द रूपी एप्रिशिएट और डिप्रिशिएट ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। तो इंटरेस्ट रेट, इंडिया विथ एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 6 से 7% attract greater capital inflow as investor get at higher return than their earning in the USA with interest rate of 2 से 3%, thus result in rupee appreciation। तो यहाँ पर एक बात कहना सारा सीधी सी बात कि जिस तरह से इंटरेस्ट रेट मान लीजिए भारत में अच्छी बनी रहती है तो जिससे क्या होगा कि जो भारतीय मूल्य जो रुपया उसकी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ने से जो उसकी मूल्य वृद्धि होगी। इन्फ्लेशन रेट, अरे कंट्री विथ लोअर इन्फ्लेशन would have increased demand for its product by foreign buyers. Higher demand for goods and service would result in currency appreciation। तो यहाँ पर जैसे ही महंगाई कम होगी तो विदेशों में भारतीय मुद्रा, भारतीय गुड्स एंड सर्विस की मांग बढ़ेगी, जिससे क्या होगा कि जो भारतीय करेंसी उसकी डिमांड बढ़ेगी तो भारतीय जो मुद्रा उसका मूल्य में वृद्धि होगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट, अ कंट्री एक्सपोर्टिंग मोर देन इंपोर्टिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज would result in higher demand for that currency causing currency appreciation। यानी एक्सपोर्ट ज़्यादा होने से क्या हो रहा है कि हमारी जो गुड्स एंड सर्विस है वो उनकी जो डिमांड है विदेशों में बढ़ रही है, जिससे क्या होगा कि हमारी भारतीय मुद्रा का भी मांग बढ़ेगी, जिससे क्या होगा डिमांड बढ़ने से प्राइस बढ़ती है। तो सीधी सी बात है कि जो रुपया है उसकी मूल्य वृद्धि होगी। तो इस तरह से कौन कौन से जो फैक्टर से जो प्रभावित कर रहे हैं भारतीय मुद्रा को, तो इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट यानी महंगाई दर और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। अब देखते हैं इसके प्रभाव क्या होते हैं। इम्पैक्ट ऑफ रूपी एप्रिसिएशन एंड डिप्रिसिएशन, तो इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्री को देखेंगे, फिर फ्यूल शॉक पर देखेंगे, फिर इम्पैक्ट ऑन स्टॉक मार्केट। तो रूपी एप्रिसिएशन मीन्स इम्पोर्ट टर्न चीपर यानी जो इम्पोर्ट है वो सस्ता होगा, एंड एक्सपोर्ट बिकम एक्सपेंसिव यानी महंगा हो जाएगा निर्यात। रूपी डिप्रिसिएशन मीन एक्सपोर्ट अर्न मोर। इम्पैक्ट ऑन स्टॉक मार्केट, तो फॉरेन इन्वेस्टर स्टैंड टू बेनिफिट फ्रॉम अ रूपी एप्रिसिएशन। Subsequently, increased foreign investor inflow could fuel a bull run in the
स्टॉक मार्केट। फिर फ्यूल शॉक पे दिखाया हुआ, इन द केस ऑफ रूपी डिप्रिसिएशन द बिगेस्ट फ्लो टू द इंडियन इकोनॉमी वुड बी द हायर आउटफ्लो ड्यू टू फ्यूल बिकमिंग एक्सपेंसिव। दिस इंक्रीज्ड फ्यूल कॉस्ट वुड रिजल्ट इन फूड इन्फ्लेशन एज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बिकम हायर। तो यहाँ सीधी सी बात है कि मान लीजिए कि मूल्य वृद्धि होती है। मूल्य वृद्धि किसकी हो रही है? तो यूएस डॉलर की हो रही है, यानी जो भारतीय मुद्रा है उसका मूल्य गिर रहा है। यानी मान लीजिए कि पहले 90 रुपए था एक डॉलर के बराबर, अब 100 रुपए हो गया। तो अब आप मान लीजिए बाहर से विदेशों से आयात करते थे, विदेशों से आयात करना, मान लीजिए एग्जाम्पल लेते कि आप एक पेन का आयात कर रहे थे, तो अब पहले एक पेन को आपको 90 रुपए में आयात करना पड़ रहा था, लेकिन अब 100 रुपए में आयात करें। अब 100 रुपए में आप आयात करेंगे तो सीधी सी बात है, जब आप उसको किसी को बेचेंगे या उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा तो कहीं उसकी कॉस्ट बढ़ेगी। कॉस्ट बढ़ने से क्या होगा? अब यहाँ पर हमने जैसे पेन का लिए, तो आप फ्यूल का एग्जाम्पल लीजिए। अगर फ्यूल का एग्जाम्पल लेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन में इसका इस्तेमाल किया जाएगा, कृषि में इस्तेमाल किया जाता है, आज हर इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्यूल महंगा होगा तो कहीं ना कहीं जो कॉस्ट है, जो लागत है वस्तुओं की, वो महंगी हो जाएगी, जिससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ने लग जाएगी, महंगाई दर बढ़ जाएगी। और इसी का विपरीत करके देखिए कि मान लीजिए कि जो भारतीय रुपया है उसकी मूल्य वृद्धि होती है, यानी अब 90 था तो 90 से 80 रुपये हो गया, यानी $1 इजगल टू 80 रुपये। तो अब जो आप फ्यूल मंगा रहे थे, पहले 90 मंगा रहे थे, अब 80 मंगाएंगे, जिससे क्या होगा कि जो लागत है उसमें कमी आएगी, जिससे महंगाई दर भी कमी आएगी। तो इस तरह से हमको समझना है कि एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन क्या होता है। अब देखिए इफेक्ट ऑफ डिप्रिसिएशन, यानी जो मूल्यह्रास उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। तो इम्पोर्ट मोर एक्सपेंसिव, यानी आप अगर आयात करेंगे तो महंगा पड़ेगा, और एक्सपोर्ट जो निर्यात है वो चीपर बनेगा। तो जो इम्पोर्ट मोर एक्सपेंसिव, डिक्रीज क्वांटिटी ऑफ इम्पोर्ट, करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट इम्प्रूव्स। और एक्सपोर्ट चीपर होगा तो इससे इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट, जिससे क्या होगा कि जो करंट जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको संतुलित करने में भी मदद मिलेगी। अब यहाँ पर इफेक्ट ऑफ एप्रिसिएशन का दिखाया हुआ कि इम्पोर्ट चीपर और एक्सपोर्ट मोर एक्सपेंसिव। तो इम्पोर्ट चीपर, जिससे इन्फ्लेशन लोअर होगा, और इंक्रीज्ड क्वांटिटी ऑफ इम्पोर्ट्स, सीधी सी बात है कि जब आयात सस्ता होगा तो जो क्वांटिटी है इम्पोर्ट्स की वो इंक्रीज होगी, जिससे क्या होगा कि महंगाई को लोअर करने में भी मदद मिलेगी। इंक्रीज्ड क्वांटिटी ऑफ इम्पोर्ट्स, एक्सपोर्ट मोर एक्सपेंसिव, तो डिक्रीज क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट, निर्यात महंगा हो रहा है तो सीधी सी बात है हम जो निर्यात कर रहे थे उन वस्तुओं की जो क्वांटिटी वो घटाएंगे। करंट अकाउंट्स बैलेंस ऑफ पेमेंट डेट्रॉइट्स, और इन्फ्लेशन लोअर, तो एग्रीगेट डिमांड फॉल्स और इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन। तो यहाँ इस ग्राफ को आप देखने का, समझने का प्रयास कीजिए कि किस तरह से जो एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन काम कर रही हैं। अब देखते हैं अगली खबर। सुरक्षा परिषद में आतंकियों को प्रतिबंधित करने की जगह मिलती है राहत, जयशंकर। तो GS2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ग्लोबल ग्रुपिंग अफेक्टिंग इंडिया इंटरेस्ट, आल्सो एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग इंडिया। तो देखते हैं कि जो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान स्थित आतंकियों को कई मौकों पर बचाने वाले चीन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही खेदजनक है कि जब कभी दुनिया की सबसे खतरनाक आतंकवादियों पर प्रतिबंध लगाने की बात आती है तो कुछ देश उन्हें दंड मुक्ति की सुविधा प्रदान करते। उन्होंने यूक्रेन युद्ध की तत्काल समाप्त करने, वार्ता व कूटनीति से के रास्ते समाधान निकालने को भी बात कही है। 15 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन युद्ध पर ब्रीफिंग में विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि शांति और न्याय हासिल करने के लिए व्यापक प्रयास के लिए दंड मुक्ति के खिलाफ लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस है। तो आतंकी के खिलाफ प्रस्ताव को चीन ने रोका था। तो बता दें कि जो मुंबई हमले के मुख्य साजिशकर्ता लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी साजिद मीर को वैश्विक आतंकी घोषित करने के लिए अमेरिका और भारत की तरफ से इसी महीने सुरक्षा परिषद में लाए गए प्रस्ताव को चीन ने रोक दिया था। और यूक्रेन संकट गंभीर चिंता का विषय, तो विदेश मंत्री ने कहा कि यूक्रेन संकट एक गंभीर चिंता का विषय है, जिससे कहीं ना कहीं दुनिया में वैश्विक इसका प्रभाव पड़ रहा है। इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव विकासशील देशों पर पड़ रहा है, जहाँ अनाज, उर्वरक, ईंधन की जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है, जिससे जो विकासशील देश है उनके जो किसान है, आम है, नागरिक है, वो प्रभावित हो रहे हैं। ब्रिटिश विदेश मंत्री ने भारतीयों को सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। तो विदेश मंत्री
और एस जयशंकर ने अपने जो समकक्ष ब्रिटिश विदेश मंत्री से बात की। इन्होंने दोनों ने रोड मैप 2030 को आगे ले जाने पर भी चर्चा की है। हमारी भागीदारी को गहरा करने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता सराहनीय है, ऐसा विदेश मंत्री जी ने कहा है। हमारे बीच हिंद प्रशांत, यूक्रेन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समेत वैश्विक मुद्दों पर भी बातचीत हुई है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन दोहराते हुए कहा कि यूएन जैसे दीर्घकालिक संस्थानों को अतीत का तरह भविष्य भी प्रभावशाली बनाने के लिए खुद में बदलाव करते रहना चाहिए। तो इस तरह से तो हमने देख लिया कि जो ब्रिटेन और भारत के संबंधों को। अब देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण चीजें। यूएनएससी में सुधार को लेकर भारत की जबरदस्त ब्रीफिंग लॉबिंग। बदलते वैश्विक माहौल में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की लेकर भारत की कोशिश पर का असर दिखाई दे रहा है। भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्रियों की बैठक में संयुक्त राष्ट्र में बदलाव का मुद्दा काफी अहम रहा। इसी तरह गुरुवार देर रात भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील के समूह G4 के विदेश मंत्रियों की तरफ से भी इस बारे में अपील जारी रहेगी। G4 के चारों देश सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य बनने के दावेदार हैं। अमेरिका की यात्रा पर गए 10 दिनों की यात्रा के दौरान जयशंकर जी 50 से ज़्यादा द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठकें होंगी। इसमें क्वाड संगठन के विदेश मंत्रियों से लेकर ब्रिक्स, I2U2 जैसे 4 देशों के संगठन की बैठक के अलावा दक्षिण अमेरिका, कैरिबियन देशों के साथ भी बैठक होगी। इन सभी में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार की बात होगी। जयशंकर जी ने कोलंबिया विश्वविद्यालय में भाषण देते हुए कहा कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है और जल्द ही सबसे बड़ी आबादी वाला देश होगा। उसे परिषद से बाहर रखना दुनिया के हित में नहीं। आतंकवादी वैश्विक संकट आतंकी पनाहगाह खत्म होना चाहिए। तो भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका के त्रिपक्षीय सहकारी मंच यानी एप्सा के सम्मेलन में भाग लेने वाले मंत्रियों ने बहुपक्षीय संगठनों में सहयोग, यूएनएससी में सुधार, जलवायु परिवर्तन समेत कई वैश्विक व क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की। मंत्रियों ने कहा कि आतंकवाद वैश्विक संकट है और इससे मिलकर लड़ना चाहिए। अब यहाँ पर जो G4 की बात की है, एप्सा की बात की है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात की है, तो इनको देखते हैं कि ये क्या है। यूनाइटेड नेशन एक तरह से इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। कब फाउंडेड किया गया था? तो 24 अक्टूबर 1945 को सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स। इसके की डॉक्यूमेंट क्या है? तो द यूनाइटेड चार्टर, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, स्टेट्यूट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसके मेंबर स्टेट कितने? तो 193। मेन ऑर्गन्स कौन से? तो जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और सेक्रेटरीज यानी सचिवालय। अब हम देखते हैं कि जो मेन यूएनएससी रिफॉर्म्स प्लान कौन कौन लाए गए। तो प्रपोजल फॉर द ग्रुप 4 यानी ब्राजील, जर्मनी, इंडिया, जापान। अभी हम इसको देखेंगे। एनलार्जिंग द नंबर ऑफ सीट्स टू 25 यानी बढ़ाने की बात की गई थी 25। तो परमानेंट सीट कितनी? तो द 4 नेशन यानी G4 की बात कर ली, यानी ब्राजील, जर्मनी, इंडिया, जापान और 2 स्टेट्स फ्रॉम द अफ्रीकन ग्रुप इंक्लूडिंग साउथ अफ्रीका। नॉन परमानेंट सीट की बात की गई 4 मोर एडेड। प्रपोजल ऑफ द कॉपी क्लब, तो कनाडा, इटली, अर्जेंटीना, पाकिस्तान, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, स्पेन, स्वीडन एंड अदर्स। तो नॉन परमानेंट सीट 10 more added. Creation of semi-permanent members, limiting the veto power of permanent member on a case basis. Proposal of the Secretary General high-level panel on threats, challenge and change. 2 options for reforming the Security Council membership. Proposal of the American Union, at least 2 permanent seats with veto power, 5 non-permanent seats. ये तो हमने बात कर ली कि जो अभी तक कौन कौन से प्लान लाए गए हैं यूएनसी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार को लेकर। तो G4 की बात की है, एक कॉपी क्लब की बात की गई है। यहाँ पर जो सेक्रेटरी जनरल है वो भी लाए थे एक बार प्रस्ताव कि किस तरह से सुधार किया जाए। अफ्रीकन यूनियन ने भी एक तरह से प्रपोजल रखा था। तो इस तरह से हमें देखना कि किस तरह से यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में जो सुधार की है बातचीत चलती जा रही है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो 15 मेंबर है, तो 5 परमानेंट मेंबर है। तो कौन है? चाइना, यूएसए, फ्रांस, यूके और रशियन फेडरेशन। 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स इलेक्टेड फॉर 2 years term by the General Assembly. Each member has 1 vote. President of the Council, तो each of the members
इन टर्न फॉर 1 मंथ। द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अब हम G4 और इप्सा के बारे में बात करते हैं। इप्सा यानी इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, एक तरह से इंटरनेशनल त्रिपक्षीय ग्रुपिंग है जिसमें प्रमोटिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन अमंग दिस कंट्रीज। साउथ साउथ कोऑपरेशन का अच्छा एग्जांपल है 3 इंपॉर्टेंट कंटिनेंट ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड, नेमली अफ्रीका से कौन हो गया, तो साउथ अफ्रीका, एशिया से कौन हो गया, तो इंडिया, और साउथ अमेरिका से कौन हो गया, तो ब्राजील। तो तीनों एक तरह से डेवलपिंग कॉन्टिनेंट से मिलकर बना रहे हैं इस ग्रुप को। द फोरम प्रोवाइड द 3 countries with a platform to engage in discussion for cooperation in the field of agriculture, trade, culture and defense among others। यहाँ पर मैप में दिखाया हुआ है कि साउथ अमेरिका से ब्राजील हो गया, और अफ्रीका से साउथ अफ्रीका, साउथ और एशिया से इंडिया शामिल हो गया। द इप्सा डायलॉग फोरम प्ले अ इंक्रीजिंगली important role in the foreign policies of India, Brazil and South Africa. They promote closer coordination on global issues between the 3 largest multicultural and multiracial democracies of Asia, South Africa and America। तो यहाँ दिखाया कि इसका जो फोरम, इसका मेन उद्देश्य क्या है कि कोऑर्डिनेशन को और इंक्रीज करना, किसमें, वैश्विक मुद्दों पर इन तीनों देशों के बीच में, इसमें मल्टी कल्चर, बहुसांस्कृतिक और बहुजातीय देश है, यानी डेमोक्रेसी से। इनहांसिंग ट्राइलेटरल इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका कोऑपरेशन इन सेक्टोरल एरियाज। तो यहाँ दिखाया हुआ है तीनों जो प्रेसिडेंट है, जो हमारे मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया। अब देख लेते हैं इनके जो कोऑपरेशन के एरियाज कौन कौन से, तो एग्रीकल्चर, एजुकेशन, एनर्जी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट। तो ये इनके कोऑपरेशन के एरिया से। अब हम G4 को देखते हैं। तो G4 नेशन यानी ब्राजील, जर्मनी, इंडिया, जापान, जो इनका जो मेन उद्देश्य क्या है कि जो परमानेंट सीट है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, उसे इंक्रीज किया जाए। तो द G4 प्राइमरी एम इन द परमानेंट मेंबर सीट्स ऑन द सिक्योरिटी काउंसिल। फॉर्मेशन कब हुआ था, तो 2005 में हुआ था। तो यहाँ पर दिखाया हुआ है कि साउथ अमेरिका से जो ब्राजील हो गया, इधर से जर्मनी हो गया, एशिया से इंडिया और जापान हो गए, जो UNSC में जो परमानेंट सीट है उसको इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं। टाइप कौन सा है इसका, तो पॉलिटिकली कोऑपरेटिव अलायंस है। पर्पस क्या है, तो रिफॉर्म ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। हेडक्वार्टर कहाँ है, तो यूनाइटेड नेशन। मेंबरशिप ब्राजील, जर्मनी, इंडिया, जापान। लीडर्स को दिखाया हुआ तो नरेंद्र मोदी इंडिया के, और जापान के फुमिया किशिदा। और यहाँ पर जो कंपैरिजन किया गया ऑफ G4 एंड P5 यानी जो वीटो पावर्स नेशन है उनके बीच में, तो यहाँ पर इंडिया दिखाया है कि G4 नेशन और P5 नेशन। तो P5 नेशन में हमने बात कर ली, तो यहाँ पर दिखाया हुआ कि जो ब्राजील है वो G4 है, चाइना P5 में शामिल है, फ्रांस P5 में शामिल है, और जो अफ्रीका है, माफ़ कीजिए, ब्राजील है, साउथ G4 में शामिल है, इधर जापान G4 में शामिल है, रशिया P5 में शामिल है, UK P5 में शामिल है, USA P5 में शामिल है, और इंडिया G4 में शामिल है। तो कहीं ना कहीं ये चारों कंट्री है जो UNSC में मतलब P5 में शामिल होना चाहती, मतलब वीटो पावर कंट्री बनना चाहती हैं। तो यहाँ पर पॉपुलेशन दिखाई हुई है। इस सेकेंड नंबर पर भारत की पॉपुलेशन है वर्ल्ड की 17.5%। पहले नंबर पर कौन है, तो चीन है, हमसे 17.9 यानी 0.4% आगे, यानी आने वाले समय में भारत इसको भी क्रॉस कर जाएगा। यहाँ टेरिटरी दिखाई हुई, तो भारत की 7वें नंबर पर आता है टेरिटरी के मामले में। तो 32,87,200 किलोमीटर स्क्वायर भारत के पास एरिया है। और पहले नंबर पर कौन है, तो रशिया है। थर्ड नंबर पे कौन है, तो यूएस है दूसरे नंबर पे। फिर उसके बाद GDP परचेजिंग पावर पेरिटी के अनुसार तो भारत तीसरे नंबर पर आता है, पहले पे चाइना आता है और दूसरे पे USA आता है। यहाँ पर GDP नॉमिनल दिखाई हुई है कि 5वें पे भारत आता है। भारत की कितनी है, तो $3.29 ट्रिलियन, पहले पर अमेरिका और दूसरे पर चाइना। तो यहाँ पर एक आप कंपैरिजन भी कर सकते कि इनमें आंकड़े देखकर भी पता लगा जा सकता कि भारत कितना पीछे है अमेरिका से और चाइना से। तो चाइना से 5 गुना, अमेरिका से 7 गुना से ज़्यादा पीछे है भारत को भी, और ज़रूरत है विकास करने की। UN फंडिंग, तो UN फंडिंग में भारत 21वें नंबर पर आता है, योगदान देता है, और सबसे पहले पर आता है अमेरिका जो 22% योगदान देता है UN फंडिंग में। US पीसकीपिंग फंडिंग में बात की जाए तो भारत 38th रैंक आती है, और पहले नंबर पर जो
यूएसए सबसे ज़्यादा पीस कीपिंग में फंडिंग करता है। यूएन पीस कीपर्स में देखिए तो भारत के 5th नंबर आता है यानी यूएस पीस कीपर में, और अमेरिका की सबसे 7th मतलब 78 रैंक आती है, यानी सबसे मतलब बहुत ही खराब हालत है। यानी जो यूएन पीस कीपर्स रहती है, शांति सेना है, जो दूसरे देशों में मान लीजिए विद्रोह होता है, आंतरिक विद्रोह होता है, तो उनको दबाने के लिए। तो यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से जो डेवलप कंट्री है वो कम योगदान दे रही है, और जो डेवलपिंग कंट्री है उनका योगदान ज़्यादा है। यहाँ पर डिफेंस बजट को दिखाया है कि भारत तीसरे नंबर पर आता है डिफेंस बजट में, और सबसे ज़्यादा अमेरिका का। तो यहाँ से आप आंकड़ों से भी अंदाजा लगाइए कि $73 और यहाँ पर $778 और चीन का है $252। तो अभी भारत को जो डिफेंस बजट है वो बहुत ही कम है इन कंट्रीज के लिहाज से। और यहाँ पर दिखाया हुआ है कि जो एक्टिव स्पेस प्रोग्राम तो चालू है, हेलीकॉप्टर कैरियर प्रोजेक्ट चालू है, एयरक्राफ्ट कैरियर प्रोजेक्ट चालू है, न्यूक्लियर सबमरीन प्रोजेक्ट्स एक्टिव है, एक्टिव न्यूक्लियर एडिशनल। तो ये सब देख सकते हैं आप। यहाँ पर दिखाया जो करंट लीडर्स ऑफ द G4 नेशन, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया सिंस 2014 से तो नरेंद्र मोदी, जापान के फूमियो किशिदा, और ब्राजील जर्मनी के भी दिखाया हुआ ओलाफ स्कोल्ज जर्मनी के। और यहाँ पर करंट मिनिस्ट्री लीडर्स इंडिया का देखा हुआ है तो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सुब्रमण्यम जयशंकर जी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस राजनाथ सिंह जी। तो इस तरह से आप इसको देखने का प्रयास कीजिए। और ईरान में हिजाब की अनिवार्यता के खिलाफ जन आक्रोश, थाने फूके। हैपा युद्ध में भारत की भूमिका पर बनाई जाएगी फिल्म। तो इजराइल के हैपा की लड़ाई पर एक फीचर फिल्म बनाने की तैयारी। इसे भारतीय फिल्म निर्माण कंपनी गोल्डन रेशियो फिल्म और येल स्टार फिल्म्स और 100 फिल्म्स द्वारा बनाया जाएगा। इसे इतिहास के अंतिम घुड़सवार युद्ध के रूप में भी जाना जाता है। तो हम जो हैपा युद्ध उसके बारे में देखते हैं। तो बैटल ऑफ हैपा 1918। तो डेट कब थी तो 1918 23 सितंबर 1918। लोकेशन हैपा ऑटोमन एम्पायर, जो प्रेजेंट डे का है तो इसराइल में है। और परिणाम क्या हुआ तो निर्णायक ब्रिटिश भारतीय जीत, टेरिटोरियल। तो दिखाया कि पोर्ट चेंज हैंड इनहेंसिंग द ब्रिटिश टेरिटोरियल चेंज। द पोर्ट चेंज हैंड इनहेंसिंग द ब्रिटिश टू लैंड सप्लाईज क्लोजर टू देयर फ्रंट लाइन। यहाँ दिखाया जुझारू तो ब्रिटिश एम्पायर में भावनगर, जोधपुर, मैसूर, हैदराबाद, और इधर ऑटोमन एम्पायर, जर्मन एम्पायर और ऑस्ट्रेलिया और हंगरी शामिल थे। कमांडर्स एंड लीडर्स को दिखाया साइरल रोडनी यूनाइट्स इन्वॉल्व्ड, और जो कैजुअलिटीज एंड लॉस हानि कितनी हुई थी वो दिखाया हुआ है। तो इस तरह से आप इसे देख सकते हैं। ईरान के मैप को देखते हैं तो ईरान इधर कैस्पियन सी से इसकी सीमा लग रही है, इधर तुर्कमेनिस्तान से सीमा लगती है, अफगानिस्तान से लगती है, पाकिस्तान से इसकी सीमा लगती है, इधर इराक से इसकी सीमा लग रही है, टर्की से इसकी सीमा लग रही है, अजरबैजान और आर्मीनिया से इसकी सीमा लग रही है, और इधर पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज आ गई है, ये गल्फ ऑफ ओमान, और ये एल्ब्रूस माउंटेन्स, कैस्पियन सी, ये जेग्रोस माउंटेन्स, ये ईरान, ये तेहरान, ये दाश्त एलूट, बंदर अब्बास जो पोर्ट अवस्थित है, यहाँ पर चाबहार पोर्ट अवस्थित है जिसका भारत निर्माण कर रहा है, बुशहर, सिराज, करून रिवर्स, अरक, दश्त ए कावीर, और इस्पाहान, यजात, करमान। तो इस तरह से आप और इसका मैप का एनालिसिस कीजिए। अब हम साउथ अफ्रीका के मैप का एनालिसिस करते हैं जो इप्सा में शामिल है, यानी इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। तो इसके बीच में देखा है कि दो लैंड पूरी तरह से स्थल अवरुद्ध देश है लेसोथो, एक तरह से इस्वातिनी। साउथ अफ्रीका में ये ऑरेंज रिवर्स जो इसी से होकर निकल रही हैं, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी जो मकर रेखा कहीं ना कहीं जो साउथ अफ्रीका से होकर गुजर रही हैं, ये ड्रेकन्सबर्ग, ए लिटिल कारो, ये केप एग्लोहास, ये केप ऑफ गुड होप, ये इंडियन ओशन, इधर अटलांटिक ओशन से इसकी सीमा लग रही है, सेंट हेलेना बे, ऑरेंज नदी पर ओग्रेबिस फॉल्स अवस्थित हैं, ये केप प्लेटू, ये हाई वेल्ट्स, ये वॉल नदी, और ये ऑरेंज नदी कहाँ पर जाकर गिर रही है तो अटलांटिक ओशन में जाकर गिर रही है। माउंट जेब्रान नेशनल पार्क्स, ये लिम्पोपो रिवर्स जो साउथ अफ्रीका के ऊपर से बहती हुई कहीं ना कहीं
इंडियन ओशन में जाकर गिर जाती हैं। ये नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक से इसकी सीमा लग रही है। तो साउथ अफ्रीका में जो मैप ऑफ अफ्रीका है उसमें इसकी लोकेशन को देखिए, तो साउथ अफ्रीका, इधर नामीबिया से इसकी सीमा लग रही है, बोत्सवाना से, लेसोतो, स्वाजीलैंड, मोजाम्बिक, जाम्बिया, तो इससे इसकी सीमा लग रही है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ये अटलांटिक ओशन, ये इंडियन ओशन हो गया। ये लेक तंजानिका, ये लेक विक्टोरिया, युगांडा, केन्या, तंजानिया से इसकी सीमा लग रही है। लेक अल्बर्ट जो कहेंगे डीआरसी और युगांडा के बीच अवस्थित है। ये लेक तंजानिका जो तंजानिया और डीआरसी के बीच, जाम्बिया के बीच अवस्थित है। ये बरूंडी, ये रवांडा। लेक मलावी, मलावी, जाम्बिया, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच अवस्थित हो गई है। और ये सहारा मरुस्थल। तो इस तरह से आप इस मैप का और एनालिसिस कीजिए। अब हम चीन के मैप का एनालिसिस करते हैं। तो टाकलामकान डेजर्ट, गोबी डेजर्ट जो मंगोलिया और चीन के बीच अवस्थित है। अल्टून शान माउंटेन्स, ये कुन्नून शान माउंटेन्स, ये तिब्बत का पठार, ये मेकोंग रिवर्स, ब्रह्मपुत्र रिवर्स, ये यांगसी रिवर जो इसी के किनारे संगाई अवस्थित है। वुहान है जहाँ से कोरोना की खबरें बनती हैं कि कहीं ना कहीं यहीं से फैला था। ये चैंग, और ये थ्री जॉर्ज डैम जो किस नदी पर बनाया जा रहा है, तो यांगसी नदी पर बनाया जा रहा है। ये येलो रिवर्स, हैंग ही रिवर्स, तो कहाँ जाके गिर रही हैं, तो येलो सी में जाकर गिर रही हैं। ये पैसिफिक ओशन, ये जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, सियोल इसकी राजधानी होगी साउथ कोरिया की, और प्योंगयांग नॉर्थ कोरिया की राजधानी हो गई। और इधर ही जो ग्रेट वॉल है वो अवस्थित है, द ग्रेट वॉल। ये ताइवान है, ये ताइवान स्टेट हो गई। साउथ चाइना सी, पैसिफिक ओशन, तियान शान माउंटेन्स, ग्रेट कैनाल हो गई जो यांगसी रिवर और येलो रिवर को जोड़ने का काम कर रही है। ये नानजिंग, और ये हांगकांग, मकाऊ, ये पियरल रिवर्स, और ये हेनान आइलैंड्स, नानचेंग। तो इस तरह से आप और इस मैप का एनालिसिस कीजिए। अब हम अन्य मैप को देखते हैं इसी का। मंगोलिया, रशिया से ऊपर उत्तरी सीमा इसकी रशिया से, मंगोलिया से लग रही है। इधर नॉर्थ कोरिया से सीमा लग रही है। इधर कजाकिस्तान, ये लेक बालकश, लेक बेकाल, ये ओप नदी, ये येंसी नदी, ये अमूर नदी जो चीन और रशिया के बीच से होकर निकल रही है। इधर किर्गिस्तान से इसकी सीमा लग रही है, तजाकिस्तान से सीमा लग रही है इसकी, और यहाँ पर अफगानिस्तान से इसकी सीमा लगती है। पाकिस्तान से इसकी सीमा नहीं लगती। भारत से इसकी सीमा लग रही है। नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम। थाईलैंड से क्या इसकी सीमा लगती है, तो थाईलैंड से इसकी सीमा नहीं लगती है। और ये मेकोंग रिवर्स चीन से होते हुए जो साउथ एशियन कंट्री से, मतलब जो दक्षिण पूर्व नेशन है उनसे होते हुए कहीं ना कहीं जो साउथ साउथ चाइना सी उसमें जाकर गिर जाती हैं। ये हैकाऊ, ये गेंगजाऊ, ये नैनिंग, ये ताइवान स्टेट, ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी के बीच में है। ये ताइवान, ताइपे इसकी राजधानी हो गई। ये शंघाई जो यांगसी नदी के किनारे अवस्थित है। ये वुहान, ये चेंगटू, येलो सी। तो इसे आप और एनालिसिस करने का प्रयास कीजिए। ये फिजिकल मैप चाइना का, ये गोबी डेजर्ट, ये कुनलुन माउंटेन्स है, तारिम पेंडी, तारिम बेसिन, टाकलामकान डेजर्ट, ये तियानशान, ये लेक बालकश, ये तिब्बत का पठार, ये भूटान, नेपाल, ये ग्रेट हिमालय रेंज, ये माउंट एवरेस्ट, नॉर्थ चाइना प्लेन्स, ये मंचूरिया का मैदान, यहीं पर ग्रेट वॉल अवस्थित हैं। ये बीजिंग, नॉर्थ चाइना प्लान के बाद ये नानजिंग जो यांगसी नदी के किनारे अवस्थित है। वुहान, संगाई, और थ्री जॉर्ज डैम की बात करें तो थ्री डैम जो ये रहा, सिचुअन बेसिन, साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, ताइवान स्टेट, मकाऊ स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, हांगकांग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स, ये फिलीपींस, ये लाओ, वियतनाम, और इसकी राजधानी लाओस, ये बर्मा, भूटान, नेपाल, इंडिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान,
रशिया, मंगोलिया। तो इस तरह से आप इस मैप का एनालिसिस करने का प्रयास कीजिएगा। और ब्राज़ील, तो ब्राज़ील का मैप को एनालिसिस करते हैं, यानी इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका की बात कर रहे थे। तो साउथ अमेरिका में अवस्थित हो गया ब्राज़ील। ये अमेजन नदी होकर निकल रही है। ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स, ये गुयाना हाईलैंड्स, सुरीना, फ्रेंच गुयाना, सूरिनाम, गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू, बोलिविया, पराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना से इसकी सीमा लग रही है। किससे इसकी सीमा नहीं लगती है? तो एक अर्जेंटीना से इसकी सीमा नहीं लग रही है, और एक इक्वाडोर है जिससे भी इसकी सीमा नहीं लगती है। ये ब्राज़ीलिया इसकी राजधानी होगी। ये रियो डी जेनेरियो, साओ पोलो, एक पेंटानल, एक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर इसका ज़्यादातर हिस्सा अवस्थित है। ये इक्वाटर यानी कर्क रेखा, माउथ माउथ ऑफ द अमेजन, और इधर अटलांटिक ओशन आ गया, इस साइड पैसिफिक ओशन अवस्थित हो गया है। साउथ अमेरिका में जो ब्राज़ील की लोकेशन है, इसकी सीमा गुयाना, गुयाना, सूरिनाम, फ्रेंच गुयाना, सूरिनाम, गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू, बोलिविया, पराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना, पेरू। तो इसकी किन दो देशों से सीमा नहीं लग रही? तो इक्वाडोर और चिली से इसकी सीमा नहीं लग रही है। इस तरह से हमको इसको मैप को देखना है। फिर हम पार्किंसंस रोग के बारे में देखेंगे। जर्मन खगोल शास्त्री जोहान जी गालेन ने नेपच्यून की खोज की थी। तो 1846 में आज जर्मन खगोल शास्त्री जोहान गॉटफ्रीड गालेन ने नेपच्यून ग्रह की खोज की थी। तो अब हम सोलर सिस्टम को और पार्किंसंस रोग को देखते हैं। पार्किंसंस रोग, अन्य नाम पार्किंसन डिजीज, एडियापैथेटिक प्राइमरी पार्किंसंस, विशेषज्ञता न्यूरोलॉजिकल, क्षेत्र लक्षण दिखाया हुआ है, ट्रिमर, रिजिडिटी, स्लोनेस ऑफ द मूवमेंट, डिफिकल्ट टू वॉकिंग, जटिलता दिखाई हुई, उद्भव एज ओवर 16 ईयर्स, कारण पता नहीं, संकट पेस्टिसाइड एक्सपोजर, हेड इंजरीज, निदान बेस्ड ऑन सिम्टम्स, विभेदक निदान, तो डेमनेशिया विथ लेवी बॉडीज, प्रोग्रेसिव सुपर न्यूक्लियर पैल्सी, इसेशनल ट्यूमर, एंटी साइकेट्रिक यूज, चिकित्सा, मेडिसिन, सर्जरी। तो कुछ अन्य लक्षण समस्या, नींद में कमी, वजन में कमी, कब्जियत, जल्दी सांस बढ़ जाना, पेशाब करने में रुकावट, चक्कर आना, खड़े होने पर अंधेरा आना, ये इसके लक्षण हो गए हैं। अब हम देखते हैं सोलर सिस्टम के बारे में। तो सोलर सिस्टम दिखाया हुआ है यहाँ पर। तो ये मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स और ये सन हो गया। तो यहाँ पर आप देखने का प्रयास कीजिए कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो मरकरी है। मरकरी के बाद कौन आता है? वीनस। वीनस के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मार्स, पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच में? तो वीनस और मार्स के बीच में। फिर जुपिटर, शनि, यूरेनस और अंत में नेपच्यून। तो सबसे सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो नेपच्यून है। यहाँ उनका डायमीटर दिखाया हुआ है अप्रोक्सीमेट। यहाँ आप देखने का प्रयास कीजिए कि सबसे बड़े ग्रह कौन से? तो जुपिटर, शनि, यूरेनस और नेपच्यून है। यहाँ पर एक अन्य मैप और देखने का एनालिसिस कीजिए। ये सन हो गया, मरकुरी, वीनस, अर्थ, मून और मून की सैटेलाइट हो गया नेचुरल सैटेलाइट, मार्स, फिर जुपिटर, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। ये प्लेटो, यानी इसको अब ग्रह से हटा दिया गया है क्योंकि कहीं ना कहीं जो ग्रह की जो डेफिनेशन होती थी उसको पूरा नहीं कर रहा था। ये कुपिटर बेल्ट हो गए। कुपिटर के बेल्ट के बाहर कौन से अवस्थित हो गए हैं? तो यहाँ पर मतलब एक तरह से जो सोलर सिस्टम के बाहर कौन सी जो रिंग अवस्थित हो गई, तो एक तरह से कुपिटर बेल्ट अवस्थित हो गई है। तो सोलर सिस्टम, द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑब्जेक्ट एंड द सन इज शोन इन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 AU इक्वल द एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन, इट इज अबाउट 93 मिलियन मील्स। और ये ओरुट क्लाउड एस्टेरॉयड बेल्ट को दिखाया हुआ है। ये कॉमेट फ्रॉम ओरुट क्लाउड से आता हुआ। यहाँ पर आप देखिए किस तरह से जो प्लैनेटरी पृथ्वी है घूर्णन कर रही है, परिक्रमण कर रही है किसका? सन का, अपने एक्सिस पर घूर्णन, और सूर्य के चारों परिक्रमण कर रही है। एक अन्य मैप देखने का प्रयास कीजिए, मर्क्यूरी, इसमें दिखा हुआ अर्थ 23.5 डिग्री पर चुकी हुई है।
23 घंटे 56 मिनट कहीं ना कहीं पूरे अपने एक्सिस पे घूमने में समय लेती हैं। यहाँ नेपच्यून का दिखाया हुआ है, ये प्लेटो हो गया, इसको तो हटा दिया है। ये नेपच्यून का दिखाया हुआ है 28 डिग्री 3 मिनट 16 घंटे लेता है। इनकी आप रोटेशन को भी एनालिसिस करने का प्रयास कीजिए कि किस साइड से घूर रहे, तो पृथ्वी किस साइड से पूर्व से पश्चिम है। और अन्य ग्रहों को भी देखिए, जुपिटर को देखने का प्रयास कीजिए, इसके एक्सिस कितने पे झुका हुआ है। ये अन्य में भी दिखाया हुआ है। और सोलर सिस्टम, ये पृथ्वी है। इंडिया जियो प्लेटफॉर्म ऑफ इसरो, तो भुवन पर हम देखते हैं मैपों को। ये चाइना हो गया, इसकी सीमा मंगोलिया से, इधर ऊपर रशिया से, किर्गिस्तान से, तजाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, इंडिया से, नेपाल से, भूटान से, म्यांमार से, इधर लाओस से, वियतनाम से, इधर नॉर्थ कोरिया से, ये जापान अवस्थित हो गया है। साउथ अफ्रीका को देखते हैं, ये साउथ अफ्रीका, स्वाजीलैंड, लेसोथो, ये नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, मोजाम्बिक से इसकी सीमा लग रही है। और ये स्वाजीलैंड, स्वाजीलैंड तो तीनों ओर से तो साउथ अफ्रीका से घिरा हुआ और इसकी सीमा मोजाम्बिक से भी लग रही है। हम ब्राज़ील को देखते हैं, तो ब्राज़ील दिखाया हुआ है। सूरीनाम, गुयाना, ये फ्रेंच गुयाना, फिर सूरीनाम, गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू, बोलिविया, पराग्वे, उरुग्वे से इसकी सीमा लग रही है। इधर अर्जेंटीना से भी इसकी सीमा लग रही है। चिली से और पेरू से इसकी सीमा लग रही है। तो इस तरह से आप इसकी मैप का एनालिसिस कीजिएगा। तो हमारा जो विश्लेषण यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।